हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन। आशुतोष कुमार फ्रॉम मुजफ्फरपुर, बिहार। चलिए, तो अभी तक हम लोग रेस्पिरेशन का जो बेसिक प्रोसेस था एरोबिक एंड एनारोबिक, जिसमें हम लोग समझे कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा, ठीक है। और एनारोबिक जो होगा वो या तो कमी हो, लैक हो, या फिर एकदम एब्सेंस हो। अगर प्रेजेंस है तो मजे में साइटोप्लाज्म के अंदर हमारा जो शुगर है उनका कन्वर्जन होगा पायरुवेट में, मतलब स्पेशली ग्लूकोज जो है उनका ब्रेकडाउन होगा पायरुवेट में, और पायरुवेट मॉलिक्यूल्स हमारा चला जाएगा फिर से माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया में वो आराम से टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में, प्लस एनर्जी में। और एनारोबिक में एक तो होगा ह्यूमन मसल सेल्स में, दूसरा ईस्ट सेल्स में। ईस्ट सेल में जब होगा तो इथेनॉल का फॉर्मेशन होगा, और ह्यूमन मसल सेल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग आगे की बात करते हैं। कुछ एक प्लांट्स के बारे में समझ लेते हैं। प्लांट रेस्पिरेशन किसके थ्रू करेगा? स्टोमेटा के थ्रू करेगा। ये बेसिक बात है, ठीक है। स्टोमेटा के थ्रू वो ऑक्सीजन को लेगा और रेस्पिरेशन के प्रोसेस को परफॉर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देगा। रात में क्या होगा? जनरली रेस्पिरेशन होता है प्लांट्स के अंतर्गत, ठीक है। और पीपल का पेड़ में क्या होता है? बहुत ज्यादा पत्ते पाए जाते हैं, तो रेस्पिरेशन का रेट भी उसका हाई होगा। शाम के समय में लोग कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास भूत रहता है। एक्चुअली भूत वगैरह ठीक है, होता होगा, मुझे नहीं पता पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के बारे में, लेकिन होता क्या है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन बहुत ज्यादा होते रहता है। और अगर आप वहां पे बैठ रहे हैं या फिर सो रहे हैं या फिर उधर से निकल रहे हैं या रुके हुए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में एक्चुअली रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो उस परिस्थिति में हमें हेलुसिनेशन होता है। हमें लगता है कि वहां पे कोई एकदम व्हाइट साड़ी पहन करके लंबे लंबे बाल में या फिर गर्दन कटा हुआ कोई आदमी जो है वो उपलब्ध है, और हमें डर लगता है। तो ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से अभी तक मैं जितना पढ़ा हूँ उससे मुझे लगता है। और ऐसे होते भी होंगे भूत, तो भैया दूर से ही उनको राम राम, ठीक है। चलिए, तो आगे की बात हम लोग समझते हैं। इंसेक्ट्स में भी रेस्पिरेशन होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स में। जैसे कि अर्थवर्म हो गया तो वो मॉइस्ट स्किन से करेंगे। फ्रॉग हो गया तो वो लंग्स से, बुक लंग्स और साथ ही साथ मॉइस्ट स्किन की मदद से रेस्पिरेशन करेगा। उसके बाद कॉकरोचेस हो गए, तो कॉकरोच जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो स्पाइरकल्स के थ्रू रेस्पायर करते हैं अपने बॉडी के अंदर में, ठीक है। अच्छा, एक चीज इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लीजिए, कॉकरोच जो होता है उसका गला अगर कट जाए तब भी वो जिंदा रह सकता है कुछ दिनों तक। एक्चुअली कॉकरोच के गला कटने के बाद भी वो लंबे समय तक जिंदा रह सकता है, लेकिन फूड नहीं मिलता, इस कारण से बेचारा मर जाता है। ऑक्सीजन उसके बॉडी में क्या हो रहा है? बॉडी सरफेस से स्पाइरकल्स के थ्रू आसानी से बॉडी के अंदर पहुंच जाता है और रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता रहता है। अब हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग समझेंगे, वो है हमारा रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस। तो सबसे पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। ट्रैक जो है हमारा नेरिस, एक्सटर्नल नेरिस, मतलब नोज के ओपनिंग से स्टार्ट होता है, जो हमारा नेजल कैविटी से होता हुआ लैरिंग्स तक जाता है। लैरिंग्स जो है हमारा वो वॉइस बॉक्स कहलाता है। अभी जो भी मैं बोल रहा हूँ, लैरिंग्स के अंदर में दो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, वो वाइब्रेट कर रहे हैं, वहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। और टंग के बारे में मैंने बताया था, वो एक तरीके का लिंगुअल ऑर्गन होता है जिसकी मदद से डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेज को हम लोग बोल पाते हैं। चलिए, अब लैरिंग्स के बाद आगे जो हवा जाएगा वो हमारा ट्रैकिया में पहुंचेगा। ट्रैकिया का दूसरा नाम जो होता है वो विंड पाइप होता है। एक्चुअली लैरिंग्स और फूड पाइप, ट्रैकिया और फूड पाइप जो होते हैं आमने सामने होते हैं। अगर ये हमारा विंड पाइप है तो पीछे में हमारा फूड पाइप रहता है। अब इस विंड पाइप के ऊपर क्या होता है? कार्टिलेजिनस बोन्स का, सी शेप्ड कार्टिलेजिनस बोन्स का रिंग होता है। इसी कारण से आप देख रहे होंगे यहाँ पे मैंने कट लगा रखा है, ठीक है। ये रेड पेन से मैं कर देता हूँ ताकि आप लोग को क्लियर समझ में आए, ठीक है। इस पे सी शेप्ड बोन रहता है जो क्या करता है? चॉकिंग ऑफ द साउंड, चॉकिंग ऑफ द विंड पाइप को रोकता है, मतलब चॉक नहीं होने देता, उनको कोलैप्स नहीं करने देता, और हवा हमेशा पास करता रहता है, ठीक है। बिना खाना के आप आराम से, नवरात्रा में लोग 9 दिन तक रह लेते हैं। बिना पानी के और बिना खाना के आदमी आराम से, अन्ना हजारे टाइप के आदमी को ज्यादा दिन तक जिंदा रह लेते हैं, उनको सैल्यूट है कि बहुत लंबे समय तक। और एक गंगा के लिए भी रिवोल्यूशन किए थे कोई ऋषि, जो बहुत दिनों तक बिना पानी के और बिना खाना के रहे थे सर्वाइवलिटी के स्टेज पे। उसके बाद लेकिन बिना हवा के फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, बहुत ही
फिजिकली फिट लोग रह सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल आदमी है तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स तक ही सर्वाइबिलिटी के स्टेज पे रहेगा बिना हवा के। तो नेरिस नोज से मेरा हवा गया नेजल कैविटी में, नेजल कैविटी से लरिंग्स में, लरिंग्स से ट्रैकिया में जाएगा। ट्रैकिया जो होता है फर्दर 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाता है जो हमारा ब्रोंकस कहलाता है। अब ब्रोंकस फर्दर मेनी ब्रांचेस में ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। इसका और भी है, प्राइमरी ब्रोंकस, सेकेंडरी ब्रोंकस, प्राइमरी ब्रोंक्यूल्स, इस तरीके से करके बहुत सारा है। तो वो सब 11 12 के कॉन्सेप्ट में हम लोगों को समझना है। अप टू 10th लेवल जो बात है मोटे मोटे तौर पे उन सब चीजों को हम लोग समझेंगे। ट्रैकिया के बाद वो ब्रोंकस में जाएगा, ब्रोंकस से फर्दर डिवाइड ब्रांच ब्रोंक्यूल के अंदर जाएगा, और ब्रोंक्यूल से टिप एंड पे क्या होते हैं, बहुत सारे स्मॉल सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जो एल्वियोलस कहलाता है, एल्वियोलर सैक कहलाता है। उसी सैक के अंदर में जाकर के हवा जो है रुकेगी। वहां पे पार्शियल प्रेशर का खेल होता है, प्रेशर में डिफरेंसेस होगा, उसके बेसिस पे ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन के द्वारा ट्रैप कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड इस एल्वियोलर सैक में छोड़ दिया जाएगा। ज्यों ही छोड़ा जाएगा तो वो फिर हमारा ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से फिर ब्रोंकस, फिर ट्रैकिया, लारिंग्स से होता हुआ नेजल कैविटी, और नेजल कैविटी के बाद नोज के थ्रू बाहर निकल जाएगा। समझ में आया? सबसे पहले हम लोग समझते हैं जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि हवा अंदर कैसे जाएगा। तो आपको पता होगा कि लंग्स के नीचे में एक मेम्ब्रेनस सीट लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग डायफ्राम कहते हैं, और लंग्स के चारों बगल क्या होता है, रिब केस प्रेजेंट होता है। ठीक है, रिब केस प्रेजेंट होता है, और ये रिब केस फ्रंटल जो ये बोन है, चेस्ट बोन जिसको हम लोग स्टर्नम कहते हैं, उससे रिब केस ज्वाइन होता है, और पीछे में वर्टिब्रल कॉलम जो हमारा बैकबोन कहलाता है उससे ज्वाइन रहता है। एक्चुअली जब इनहेलेशन कर रहे हैं, मतलब सांस को अंदर ले जा रहे हैं, तो उस परिस्थिति में क्या हो रहा है, हमारा चेस्ट जो है, जो रिब केस है वो ऊपर की तरफ उठता है, ठीक है, और डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाता है। तो इसके अंदर का वॉल्यूम क्या होगा, एनहांस होगा। वॉल्यूम जैसे ही एनहांस होगा तो लंग्स हमारा एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड करेगा तो उस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, ऑक्सीजन रिच एयर जो है हमारे नोज के थ्रू ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद ब्रोंकस, ब्रोंकस के बाद ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद एल्वियोली में चला जाएगा। ये है हमारा इंस्पिरेशन इनहेलेशन का कॉन्सेप्ट, इंस्पिरेशन, जिसको हम लोग इनहेलेशन भी कहते हैं। और सिमिलरली जस्ट एक्सहेलेशन उसका अपोजिट कॉन्सेप्ट होता है। एक्सहेलेशन मतलब क्या होता है, सांस को बाहर कैसे निकालेगा। देखिए इनहेलेशन, इंस्पिरेशन और इनहेलेशन में क्या होगा उस चीज को समझ लीजिए। डायफ्राम जो है वो नीचे की तरफ जाएगा और रिब केस जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, डायफ्राम नीचे, रिब केस ऊपर, अंदर का वॉल्यूम बढ़ा, हवा डायरेक्ट अंदर। एक्सहेलेशन में क्या होगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा, डायफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ जाएगा और रिब केस जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। क्लियर है, जस्ट अपोजिट कॉन्सेप्ट है। तो उस परिस्थिति में अंदर लंग्स के अंदर जो हवा भरा हुआ है वो एल्वियोली से ब्रोंक्यूल, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस, उसका ट्रैकिया, फाइनल इंटरनल नेरिस, उसका नेजल कैविटी, उसके बाद एक्सटर्नल नेरिस के थ्रू बॉडी से बाहर एक्सेल हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा बहुत एल्वियोली के बारे में। एक्चुअली एल्वियोली जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, सैक लाइक स्ट्रक्चर है जो हाईली क्वाइल्ड कैपिलरीज वेसल से घिरे हुए रहते हैं। ठीक है, एक्चुअली जो हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन में पढ़े थे, विली जो होता है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है। सिमिलरली लंग्स के कॉन्सेप्ट में हमारा एल्वियोली जो होता है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है ताकि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गैस का क्या हो सके, लेन देन हो सके, मतलब एक्सेप्टेंस और रिलीजिंग दोनों चीज हो सके। यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन जो है हमारा कैप्चर कर लिया जाएगा विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज, जिसके अंदर में आरबीसी प्रेजेंट है। आरबीसी के पास हेमोग्लोबिन कंटेंट होता है जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेता है, और इसके बाद यहाँ से पूरे बॉडी में जैसा सेल का रिक्वायरमेंट होगा वैसे उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट जो ब्लड पहुंचा है यहाँ पे वो इसमें रिलीज हो जाएगा और इजिली बॉडी से आउट हो जाएगा। ठीक है,
यही हुआ, मतलब हमने अभी तक क्या समझा उस चीज को समझ लीजिए फिर से। रेस्पिरेशन में इनहेलेशन और एक्सहेलेशन कॉन्सेप्ट आता है। इनहेलेशन में गैसियस मॉलिक्यूल्स जो एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है ऑक्सीजन रिच, वो हमारे लंग्स के एल्वियोली तक जाएगा थ्रू नोज, नेजल कैविटी, इंटरनल नेरिस, लैरिंग्स, देन ट्रैकिया, देन ब्रोंकस, देन ब्रोंकियोल, उसके बाद वो एल्वियोली में पहुंच जाएगा। क्यों पहुंचा? बिकॉज डायफ्राम हैड जस्ट मूव्ड डाउन एंड रिब केस जस्ट मूव्स अपवर्ड। तो वॉल्यूम एक्सपेंड हुआ तो लंग्स एक्सपेंड करेगा, इस कारण से पहुंचा। अब क्या होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड रीच मतलब ऑक्सीजन को ट्रैप कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें छोड़ दिया, ये ट्रैपिंग और रिलीजिंग जो प्रोसेस होता है वो पार्शियल प्रेशर के कारण होता है। तो ये चीज हुआ, उसके जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड इसमें आया तो एल्वियोली, उसके बाद ब्रोंकियोल, फिर ब्रोंकस, फिर ट्रैकिया, फिर लारिंग से होता हुआ वो इंटरनल नेरिस, उसके नेजल कैविटी, उसके बाद नोज का एक्सटर्नल ओपनिंग दैट इज नेरिस के थ्रू बाहर एक्सपेल आउट हो जाएगा। आशा करते हैं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।